वेलकम टू द पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ पार्ट 25। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। उसी के साथ साथ फेडरलिज्म और कन्फेडरेशन में जो डिफरेंसेस हैं उनको कैटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि फेडरलिज्म क्या है, तो वर्ड फेडरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड फ्यूडस से जो है डिराइव किया गया है, जिसकी मतलब है ट्रीटी या एग्रीमेंट। कुछ स्टेट्स जो कि मिलिटरीली वीक हों या इकोनॉमिकली वीक हों, वो आपस में जो है वो एग्री करें, एक एग्रीमेंट बनाएं, एक जो है वो यूनाइटेड फ्रंट बनाने के लिए। तो उसको हम कहते हैं कि उन्होंने एक फेडरेशन को जो है वो तश्कील किया है। अब फेडरेशन में क्या होता है कि जब वो स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट करेंगी तब उनको अपनी सोवरेनिटी जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, एक नई सोवरेनिटी बनानी पड़ेगी, एक नई स्टेट जो है वो बनेगी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसका बिल्कुल अपोजिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि एक ही पूरा कंट्री होता है, भले उसके प्रोविंसेस हों, पर उसमें क्या होगा कि पावर सेंटर के पास होते हैं, सेंटर ही जो है वो गवर्न करता है पूरे कंट्री को। फेडरलिज्म में इस तरह से नहीं होता, जो पावर होता है वो डिवाइडेड होता है बिटवीन स्टेट एंड मतलब सेंटर एंड प्रोविंसेस में। तो फेडरलिज्म के बारे में अगर आप डेफिनेशंस लिखेंगे कुछ स्कॉलर्स की, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। तो दो जो है स्कॉलर्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर आप खुद अपनी रिसर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये हर जो नेशन फॉर्म करती हैं फेडरेशन, उनकी अपनी मर्ज़ी से जो है ये फॉर्म होती है। और इसमें क्या होगा, जब ये फेडरेशन बनाएंगी स्टेट्स आपस में मिलकर, तो सबको अपनी क्या करनी पड़ेगी, अपना जो सोवरेन कैरेक्टर होगा, सोवरेनिटी होगी, उनको लूज़ करनी पड़ेगी। और इसकी मशीनरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये होती है कि उसमें दो जो है पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट क्या हैं दोनों, मतलब यहाँ पर लोकल से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहना चाह रहा है लिखने वाला। तो आर कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ एंड स्फीयर ऑफ देयर ऑटोनॉमी इज़ डिफाइंड। तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि दोनों गवर्नमेंट्स का ऑटोनॉमी और उनके पावर्स जो हैं डिफाइंड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस स्टेट में होगा उसका रिजिड होना चाहिए, रिजिड होना लाजमी है। अगर रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, कानून बदलते रहेंगे। अगर पावर्स जो है वो बदलते रहेंगे बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो उनके रिलेशंस आपस में ख़राब होंगे, कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो फेडरेशन जो है एक परमानेंट यूनियन है, ये पॉइंट नोट करने की है। कन्फेडरेशन और इसमें डिफरेंस जब हम डिस्कस करेंगे तब जो है ये मैटर करेगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मज़ीद ये हैं कि फेडरेशन जब फॉर्म होती है ये मतलब कि डेलिब्रेटली बनाई जाती है, ये डेवलप नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता से इवॉल्व नहीं होती। इसमें जब ये बनाई जाती है तो स्टेट्स क्या करती हैं, कुछ चीज़ें जहन में रखती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मकासद होते हैं जिनके लिए जो है वो यूनियन बनाई जाती है। कोई एक्सटर्नल अटैक हो, मतलब कोई मिलिट्रीली थ्रेट हो, या कुछ इस तरह से कोई मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए स्टेट्स को आपस में मिलकर, फिर वो ये यूनियन बनाते हैं। या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो उनकी, या इंटरनेशनल अफेयर्स में उनका इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना चाहें वो स्टेट्स, और कल्चर और मिनिमाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, दूसरे भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं मे बी। असेंशियल फेडरेशन के मतलब अगर सक्सेसफुल फेडरलिज्म जो है कहीं पर वर्क करे तो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स असेंशियल्स क्या होने चाहिए, वहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर एग्जिस्ट करती हो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अक्सर इसका डीमेरिट ये होगा, आगे आप डिस्कस हम करेंगे, कि कन्फ्लिक्ट पैदा होता है सेंट्रल प्रोविंस में अकॉर्डिंग टू देयर जुरिसडिक्शन। मतलब कि दोनों की जुरिसडिक्शन जो है वो वाज़ेह अगर आइन में बयान की गई होगी तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है इसके लिए, और रिजिड होना चाहिए, मतलब कानून बदलता ना रहे, एवॉल्व ना करे। और एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। अगर कोई कानून समझ में नहीं आता, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको कोई इंटरप्रीट करे, कोई उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व भी कर सके।
मेरिट्स फेडरलिज्म के ये हैं कि फेडरेशन जो है बड़ी जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं उसके लिए जो है नेसेसरी है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरे कंट्री को एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी को रूल नहीं किया जा सकता, और ये जो है वो प्रिवेंट करती है राइज ऑफ सिंगल डेस्पोटिज्म, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक जो अथॉरिटी होती है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म वगैरह, तो उसकी मतलब कि ग्रोथ नहीं हो पाती इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पॉलिटिकल लिबर्टी जो है इसमें जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि ये जो है लोकल लेजिस्लेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मुफीद होता है फेडरलिज्म, क्योंकि कुछ ऐसे जो है इलाके होते हैं जहाँ के लिए एक कानून बनाया जाता है, पर वो अगर कानून पूरे कंट्री के लिए लागू किया जाए तो वो डेंजरस साबित हो सकता है। तो इस वजह से इसमें अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, मिसाल के तौर पर 3-4 प्रोविंसेस हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो कोई कानून बनाते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सूबे में, तो वो दूसरे सूबों में क्या है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये कुछ इसका मेरिट है। उसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर एंड सेंट्रल प्रोविंस डिक्रीज बर्डन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बर्डन कम हो जाता है गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का। डीमेरिट्स फेडरलिज्म के ये हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है पावर डिवीजन जो होती है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी इसमें ही परेशान होते हैं, उसके बाद भी कन्फ्लिक्ट इनमें जारी रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जुरिस्डिक्शन। और गेटल कहता है कि प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट बिकम्स अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिफ़िकल्टी एंड द डेंजर ऑफ रिबेलियन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं कुछ, और ये जो है टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें ख़र्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि एट ए टाइम 2 गवर्नमेंट्स, मतलब जितने सूबे होंगे उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट्स जो है वो रन करेंगे उस कंट्री में, तो ये एक्सपेंसिव भी है। अब डिफरेंस और फेडरेशन, डिफरेंस जो है फेडरेशन और कन्फेडरेशन में, तो कन्फेडरेशन और फेडरेशन दोनों सेम चीज़ है, कोई इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही रूट वर्ड से डिराइव हुई हैं। उसके अलावा ये कि कन्फेडरेशन क्या है, वो भी एक अलाइंस है ऑफ स्टेट्स, और फेडरेशन भी। अब डिफरेंस इनमें क्या होगा, जब फेडरेशन बनती है, स्टेट्स आपस में एक दूसरे को जब ज्वाइन करती हैं, एक नई स्टेट तश्कील देते हैं, तो वो अपनी सॉवरेनिटी लूज़ कर देते हैं, वो सॉवरेन नहीं रहते बाद में, और वो परमानेंट जो है वो यूनियन होती है, उसको वो तोड़ नहीं सकते। कन्फेडरेशन में इस तरह से नहीं होता है, वो सॉवरेन स्टेट्स भी रहेंगी, उनकी अपनी सॉवरेनिटी होगी, पर ये इनका खुद का अलाइंस होगा किसी भी मकसद के लिए, ठीक है। और जैसे फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेम जो मेन आपका एग्जीक्यूटिव होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो कॉमन होती है, जज आपका कॉमन होता है सुप्रीम कोर्ट का। कन्फेडरेशन में इस तरह से नहीं होता, हर कंट्री की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हर कंट्री का अपना चीफ जस्टिस होता है, हर चीज़ इस तरह से, उनके सेटअप इस तरह से होते हैं। और अगर कन्फेडरेशन में आपस में जो अलाइंसेस हैं स्टेट्स की, वो आपस में अगर जंग करती हैं तो उसको हम इंटरनेशनल वार डिक्लेयर करते हैं। अगर फेडरेशन में आपस में प्रोविंसेस लड़ेंगे तो उसको सिविल वार कहा जाएगा, मतलब इतना डिफरेंस है इन दोनों में। आई होप कि आपको इनका कुछ डिफरेंस जो है वो मालूम हुआ होगा, और फेडरेशन और कन्फेडरेशन के बारे में आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।